नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद। साथियों, समय हो चुका है 11:03 और ये समय है आपका आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच में केमिस्ट्री। नोटिफिकेशन कह रहे हैं एक मित्र नहीं आता है। अरे यार, ऐसे कैसे है, नोटिफिकेशन नहीं आता होगा, ये असंभव बात है। तुम ठीक है। रचित तिवारी जी जुड़ चुके हैं, ऋषि कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, दीपक कुमार और महेंद्र सिंह, नीतीश कुमार, आशुतोष यादव, शिवाय पटेल, आशीष और सुरेंद्र, विष्णु चौरसिया, मित चक्रा और अंकित कुमार, मंजीत यादव, शक्ति यादव, ऋषि कुमार सिंह, शुभम पाल, बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेहतरीन तरीके से सेशन की शुरुआत करेंगे। क्या दिक्कत है चंदन कुमार, बताओ मेरे मित्र, क्लास में क्या दिक्कत है? तुम बफरिंग हो रही है क्लास? एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, बफरिंग हो रही है या क्लास बराबर चल रही है? ठीक है भैया, ठीक, कोई दिक्कत? एक भाई पूछ रहे हैं सर एग्जाम डेट बता दो एएलपी की। देखो एक चीज समझ लो यार, एग्जाम जब होना होगा, मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि जून में होगा, लेकिन उससे पहले तुम अपनी तैयारी मजबूत रखो। ठीक है, चलिए आज हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझना। और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक कल जो होगा वो होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और वहां से हम केमिस्ट्री का समापन करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पूरी तरीके से खत्म होगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी टॉपिक बचा होगा। इलेक्ट्रिक सेल जो आपने बोला था वो भी कवर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया, डॉबर्नियर और न्यूलैंड का रूल भी कवर हो गया, और इसके बाद अब गैसेस बची थी, इसको भी हम कवर करते हैं। और इसके बाद हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को कल लास्ट में कवर करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मंडे से आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी जो कि भावना मैम लेंगी। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई समस्या? ठीक, चलिए, आवाज क्लियर है सभी को? चलिए शुरुआत करते हैं मेरे मित्र गैसेस के बारे में। तो बहुत ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि गैसेस हैं क्या, है ना। और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है, वैसे संभावना ना के बराबर है, मैं पहले ही कह देता हूँ, लेकिन अगर टॉपिक सिलेबस में ऐड है तो हम इसको जरूर कवर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बायोलॉजी आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। कल हमारी लास्ट क्लास होगी इसकी, केमिस्ट्री की, और उसके बाद बायोलॉजी आपका स्टार्ट होगा, है ना। लगभग हमारा सारा कॉन्सेप्ट कवर हो गया। ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो गैसेस क्या है। गैसेस, गैसेस, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें तो गैस तीसरी अवस्था है, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर गुरु। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये पदार्थ की तीसरी अवस्था है। ये क्या है मेरे भाई? पदार्थ की तीसरी अवस्था। ठीक है सर, पदार्थ की तीसरी अवस्था है, थर्ड अवस्था है। अच्छा, अवस्था है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर हम देखें तो क्या गैसेस का आयतन और आकार निश्चित होता है? नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करें गैसेस डू नॉट हैव, डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप। देखो एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, कोई चीज अगर होती है तो क्यों होती है। ठीक, कोई समस्या? एक मित्र कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में, देखो सुरेंद्र जी, वास्तविकता मैं आपको बता दूं, जो आप प्रीवियस ईयर पेपर जिस बुक का भी नाम ले रहे हो, केवल एक बुक के सहारे अगर आप डेवलप करोगे, एक बुक के सहारे सोचोगे, तो फिर वहां से मामला गड़बड़ होता है। सबसे अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर के लिए अगर आप लोगों को करना भी है, इतने बच्चे हमें देख रहे, 200 समथिंग कुछ बच्चा जुड़ चुका है, अभी और जुड़ भी रहे हैं, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास होता है रेलवे की वेबसाइट। आप जैसे असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो, जब इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर आप जाओगे
तो वहां पर आपको रेलवे आरआरबी की वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेट मिल जाएगा हर एग्जाम के लिए। आप आरपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसका भी एक अलग आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एएलपी के लिए कर रहे हो, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए उसके भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तीसरा, आप एनटीपीसी के लिए कर रहे हो, ग्रुप डी के लिए, तो उनका भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप वहां से क्वेश्चन उठाया करो बजाय किसी, देखो क्योंकि आप जिस बुक को समझ रहे हो, जिस बुक को टारगेट कर रहे हो, उस बुक से हजारों लोग पढ़ रहे हैं और हो सकता है बुक में कंटेंट कभी कदार गलत भी आ जाता है। तो इसलिए मेरे मित्र, आप बुक से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया कि आप आरआरबी की वेबसाइट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लो। उससे क्या होगा, आपको ऑथेंटिक चीज मिलेगी, वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो पेपर में आए हुए हो। ठीक है मेरे भाई? ठीक। हाँ, बढ़ चुके हैं बेहतरीन, और साथी भी जुड़ रहे हैं लगातार, बेहतरीन हो गया। ठीक है ना कॉन्सेप्ट, गैसेस? ठीक। तो अब काफी साथी जुड़ चुके हैं मेरे मित्र। यदि किसी का मैसेज ऊपर निकल जाता है तो प्लीज आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, बिल्कुल रिप्लाई होगा। क्योंकि आप भी समझ पा रहे होंगे इतने सारे बच्चों में आपका रिप्लाई आना थोड़ा सा दिक्कत देने वाली बात है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगर हम देखें तो गैस क्या है मेरे भाई, पदार्थ की तीसरी अवस्था है। और गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, एंड फिक्स वॉल्यूम। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, इस चीज को भी समझ लो। फिक्स वॉल्यूम ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू वीक इन आईएमएफ, ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है मेरे मित्र, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम देखें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि गैसों का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते, आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। है भैया, दोनों क्या नहीं होते? निश्चित नहीं है गुरु जी। ठीक। कारण क्या है? कमजोर आंतर आणविक बल के कारण, कमजोर आंतर आणविक बल के कारण। कोई समस्या यहां तक? ठीक है गुरु। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आए। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे मित्र, ये तो हो गई क्लियर बात आपकी। अच्छा, अगर हम बात करें तो गैसेस है, जैसा कि इनका अंतर आणविक बल बहुत कमजोर है, तो गैसें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा फैलती हैं, यानी कि इनमें प्रसार बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो आयतन है, अगर हम गैस का स्ट्रक्चर देखें, मान लो ये एक गैस है, तो इसमें अणुओं के बीच में काफी दूरी होगी। क्या होगी? अणुओं के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में काफी दूरी होगी, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो है इनमें हाई काइनेटिक एनर्जी यानी कि अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। ध्यान से सुनिएगा। तो अब इस गतिज ऊर्जा के कारण अब अणुओं के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है, तो आईएमएफ क्या होगा इनका, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? ये देखिए, आईएमएफ क्या होगा? वीक होगा। आईएमएफ वीक होगा मेरे मित्र, कमजोर होगा। अगर आईएमएफ कमजोर होगा, अंतर आणविक बल कमजोर होगा, तो उसके कारण ये क्या होंगी, इनका प्रसार सर्वाधिक होगा, यानी कि ये फैलेंगी बहुत। ठीक है? ठीक है मेरे भाई? ठीक है दोस्त? चलिए, अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे? ये क्लियर हो गई बात। डिफ्यूजन विल बी मोस्ट, क्यों होगा ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। डिफ्यूजन विल बी मोस्ट, बोलो कोई समस्या? यानी कि प्रसार अधिक होगा, प्रसार अधिक होगा, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बना, प्रसार अधिक होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आती है बॉयल्स लॉ की बारी। जो बॉयल साहब थे ठीक है मेरे भाई, जो बॉयल साहब थे, ये टॉपिक तो हो गया कह रहे हैं भाई, ये पर्टिकुलर गैस का टॉपिक है। आपने प्रीवियस में जो टॉपिक पढ़ा था वो सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी कि मैटर का टॉपिक, आप यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है भैया? सर टेलीग्राम पे
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट डन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गैसेस के कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए नियम के बारे में। देखो, अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो गैसेस लॉ, हेडिंग लगा लेंगे, क्या लगाएंगे मेरे मित्र? गैसेस लॉ, यानी कि गैस के नियम। किसने कौन से नियम दिए, हर एक नियम को विस्तार से पढ़ेंगे ध्यान से और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। गैसीय लॉ, गैसीय नियम। ठीक है गुरु, कोई समझ। अब गैसों में तापमान का भी एक अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर हम देखें तो गैसों के नियम सबसे पहले किससे शुरुआत होती है? ये शुरुआत होती है बॉयल से। किससे शुरुआत होती है? बॉयल। बॉयल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बात कही थी कि अगर एक ताप को निश्चित कर दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, बॉयल ने क्या कहा था? बॉयल ने कहा था कि अगर एक ताप को निश्चित कर दिया जाए, यानी कि एक टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, मान लिया 100 डिग्री तापमान है, तो 100 डिग्री तापमान को अगर फिक्स कर दिया जाए, ना वो 99 होना चाहिए और ना ही 101 होना चाहिए। ठीक, अगर तापमान को निश्चित कर दिया जाए तो गैस का जो दाब होगा, यानी कि गैस का जो प्रेशर होगा, वो इसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी कि अगर एक निश्चित ताप पर किसी भी गैस का आयतन बढ़ रहा है तो दाब घट जाएगा, यदि एक निश्चित अनुपात पर दाब बढ़ रहा है तो आयतन घट जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक, चलिए अब हम इसको लिख के समझ लेते हैं एक बार। अगर हम ध्यान से देखें, देखो, हर एक गैस में क्या होता है मेरे मित्र? आयतन जरूर होता है। आयतन निश्चित भले ही नहीं होता, लेकिन आयतन होता तो है। और गैस संपीड़ित होती, यानी कि इसका मतलब क्या है कि गैस के ऊपर दाब भी होता है। चलिए अगर हम बात करें तो इन्होंने जो नियम दिया, इसने बॉयल साहब ने, इसने बॉयल्स लॉ, इसको क्या कहते हैं? बॉयल्स। ठीक है, गुड। ठीक, बॉयल्स लॉ, यानी कि हिंदी में अगर हम इसे लिखेंगे तो बॉयल का नियम लिखेंगे, बॉयल का नियम लिखेंगे, नियम लिखें। ठीक है मेरे मित्र। अच्छा, बहुत ध्यान से देखो, बॉयल का नियम, बॉयल का नियम क्या कहता है मेरे भाई? कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर गैस का, गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो, आयतन के, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, गुड। अब जरा देखो यहां से सीखते क्या हो। देखो, हमने क्या कहा? इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे ध्यान से। अगर हमने कहा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ गैस is inversely proportional, inversely proportional to the volume of, proportional to the volume of गैस। ठीक है मेरे भाई, हम क्या कह रहे हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए अगर हम देखें तो इसको लिखेंगे क्या? इसको क्या लिखेंगे हम? अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अनुसार फॉर्मूला हमारा क्या बनना चाहिए? कि प्रेशर ऑफ द गैस, देखो इधर देखो, मैं यहां लिख रहा हूं, प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस। यहां पर पी क्या है बाबूजी? प्रेशर है। क्या है? प्रेशर है, यानी कि दाब है। ठीक है, अच्छा, और वी क्या है? वी क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम यानी कि आयतन है। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, ठीक, अगर हम देखें ये सारा मामला कब वैलिड होगा? जब ताप निश्चित होगा, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इस चीज को जरूर जरूर याद रखना,
व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर दाब नियत नहीं है, अगर ताप नियत नहीं है, तो ये मामला फेल कर जाएगा, ये मामला पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि गुरुजी आपने सीएनजी के बारे में सुना होगा, और सीएनजी क्या है, उसको दबा के क्यों रखते हैं, है ना, उसको संपीड़ित क्यों कहते हैं, ये पूछ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अभी मैं सीएनजी आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आपका प्रश्न है तो ध्यान से सुन लो। अगर हम बात करें मेरे मित्र सीएनजी के बारे में, तो इसको कहा जाता है प्राकृतिक संपीड़ित गैस, यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, और इसको दबा के इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, अत्यधिक ज्वलनशील होती है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें तो प्रश्न जिसका भी था वो, हाँ ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये प्रश्न था, रंजीत करके कोई बच्चा था, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, अगर आप गैस को किसी भी अत्यधिक दाब पर रखोगे, दाब पर रखने का मतलब, अब हम तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा दाब लगा दें, यानी कि तुम्हें खूब प्रेशर के साथ रखें, तो इसका मतलब हम आपका संपीड़न कर रहे हैं, यानी कि आपको संपीड़ित कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो गैस है प्राकृतिक गैस, ये अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण इसको बहुत अधिक दाब पर रखा जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसलिए इसको कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, और इसमें मीथेन सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि मीथेन इसका मुख्य घटक होता है। ठीक है मेरे भाई, आशा करता हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि आप तक प्रश्न पहुंच गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए, अब हम यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका, बॉयल्स नियम का मामला क्लियर हो गया। ठीक है सर, अगर हम बात करें तो बॉयल के बाद अब दिया था नियम किसने? चार्ल्स ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स ने दिया था। चलिए, अगर हम बात करें चार्ल्स के बारे में तो क्या कहते थे चार्ल्स? देखिए, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ, है ना, चलिए, चार्ल्स लॉ यानी कि चार्ल्स का नियम। अच्छा, चार्ल्स ने क्या नियम दिया था, देखो इसको ध्यान से समझना। चार्ल्स का नियम ये था मित्र, इन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी गैस को किसी भी दाब पर रखते हैं तो उसका जो आयतन होगा मेरे मित्र, उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और वैसे वैसे इसका आयतन बढ़ने लगेगा। ये कहा था चार्ल्स ने। क्या कहा था, ध्यान से सुन लीजिए, फिर बाद में हम लिख भी लेंगे, कोई इशू नहीं है। चार्ल्स ने ये कहा था कि जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका आयतन, यानी कि गैस का आयतन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है मेरे मित्र, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम देखें तो चार्ल्स के नियम का अनुसार बेसिक टारगेट क्या था कि जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाएंगे, यानी कि, और ये सारी प्रक्रिया देखो, चार्ल्स का नियम यह था कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे आयतन तो बढ़ेगा, लेकिन शर्त ये थी कि ये सारा कार्यक्रम एक निश्चित दाब पर होना चाहिए, एक फिक्स प्रेशर पर होना चाहिए। तो अगर हम चार्ल्स के नियम को लिखें तो क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू द temperature of the gas, the temperature of, ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या? अगर हम इसको देखें तो हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं? एक निश्चित दाब पर, एक निश्चित दाब पर, एक स्थिर दाब पर या निश्चित दाब पर, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते। दाब पर गैसों का आयतन, गैसों का आयतन, गैसों के ताप के, गैसों के, गैसों के
ताप के समक्रमानुपाती हो। ठीक है गुरु, समक्रमानुपाती। ठीक है मेरे मित्र, यहां तक तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर हम देखें तो अगर हम इसको समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो बताओ क्या हम लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे जैसे ये ताप का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ये आयतन का मान भी बढ़ेगा। और ये सारा प्रोसेस कहां पर होना चाहिए? एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि अगर हम देखें तो एक निश्चित दाब पर, एक निश्चित दाब पर होना चाहिए। ठीक है भैया, ठीक, एक निश्चित दाब पर होना चाहिए। जब हम दाब कराएंगे फिर जी आप प्रैक्टिस कराते हो उसमें से प्रश्न आ सकते हैं क्या? बिल्कुल उसमें से प्रश्न आ सकते नहीं, उसी में से प्रश्न आएंगे। 16 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं आपके आरआरबी एएलपी के। तो अगर आपने पूरे प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो आपको श्योर पेपर में एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक, लेकिन शर्त ये है कि आप उनको नियम से फॉलो करें। ठीक है मेरे भाई, ठीक। अच्छा, अब देखो यहां से एक चीज सोचने वाली बात है कि गुरुजी अगर ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? अब जरा इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ध्यान से समझो। थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। देखो, अगर मान लिया ये एक गैस है, इसमें आयतन भरे होंगे, ठीक। अब आयतनों के बीच में दूरी होगी या नहीं होगी, एक बार कमेंट करके यस और नो बताएंगे। आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो भैया अगर ये गैस है तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में दूरी होगी या नहीं होगी? हाँ या ना कमेंट करो, यस और नो। गैस है तो गैस के कणों के बीच में दूरी होगी कि नहीं होगी? दूरी सर्वाधिक होगी या नहीं होगी? ठीक है मेरे भाई, यस और नो कमेंट करना बस। ठीक, गैस है तो गैस के बीच में दूरी सर्वाधिक होगी कि नहीं होगी? बताओ। ठीक, ठीक, अब कह रहे हैं यस सर। अब जरा देखो, अब मेरा दूसरा प्रश्न भी ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न? एक मिनट। ठीक है मेरे मित्र, अब देखो ये बात तुम मानते हो कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में दूरी होगी, ठीक। अब गुरुजी यहां पर ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या मैंने आपको एक बात बताई थी कभी कि पदार्थ में जो कण होते हैं वो सारे गतिज अवस्था में होते हैं? यानी कि किसी भी पदार्थ के जो कण होंगे, पदार्थ के कण जो होंगे वो किस में होंगे? पदार्थ पदार्थ के जो कण होंगे वो गतिज अवस्था में होंगे। ठीक है मेरे भाई, वो किस अवस्था में होंगे? गतिज अवस्था में होंगे। बोलो, ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? हाँ या ना कमेंट करते रहना बस। गतिज अवस्था में होंगे, अवस्था में होंगे। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी मैं बता दूंगा आयतन कैसे बढ़ेगा। पदार्थ के जो कण हैं वो गतिज अवस्था में होंगे, ठीक, कोई समस्या नहीं। अगर ये गतिज अवस्था में होंगे तो तुम मेरे को एक बात बताओ कि इनकी गतिज अवस्था कैसे बढ़ेगी, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी, ये जो कण हैं इनकी गतिज ऊर्जा अगर बढ़नी है, गतिज ऊर्जा अगर बढ़ानी है तो ये कैसे बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा यदि बढ़ानी है मेरे मित्र तो इनको यदि बढ़ानी है, बढ़ानी है, बढ़ानी है तो इन्हें क्या देनी पड़ेगी? इन्हें क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी ना। तो इन्हें ऊष्मा देनी पड़ेगी, इन्हें ऊष्मा देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अब देखो जब तुम इसे ऊष्मा दोगे, अगर हम बात करें तो जैसे ही आप इन्हें गतिज ऊर्जा इनकी बढ़ाने के लिए ऊष्मा दोगे तो ये क्या होगा? ये ऊष्मा जैसे ही इनको प्राप्त होगी तो ये और तेजी से गति करना शुरू करेंगे। ये क्या करेंगे? और तेजी से गति करना शुरू करेंगे। अच्छा, जब ये तेजी से गति करना शुरू करेंगे तो अब मेरा प्रश्न तुमसे ये है कि बताओ अगर इनमें तेजी से गति होगी तो क्या ये दूर दूर भागेंगे? बोलो,
बोलो, क्या ये दूर दूर भागेंगे कि नहीं भागेंगे? भाई जब इनमें गतिज ऊर्जा सर्वाधिक हो जाएगी तो क्या ये दूर दूर भागने का प्रयास करेंगे? हाँ या ना, बस कमेंट करो, यस और नो। बताओ मेरे मित्र। ठीक, अगर इन कणों की गतिज ऊर्जा तुमने ताप देकर बढ़ा दी, यानी कि ऊष्मा देकर बढ़ा दी, तो क्या ये दूर दूर भागेंगे कि नहीं भागेंगे? जितनी दूरी होगी इनकी दूरी बढ़ेगी। यस और नो? ठीक है भाई, क्लियर है, कमेंट आने लगे। हाँ, चलिए, अगर हम देखें तो जब हम इनको ऊष्मा देंगे तो भैया ये दूर दूर भागेंगे, बिल्कुल भागेंगे। अच्छा, पहले अगर ऊष्मा से पहले ये इतनी दूरी पर थे तो ऊष्मा के बाद हमने मान लिया ये कितनी दूरी पर हो जाएंगे, अब ये इतनी इतनी दूरी पर हो जाएंगे और दूरी बढ़ा लेंगे। ठीक है गुरु जी, ठीक। अब ये दूरी जब बढ़ा लेंगे तो तुम एक बात बताओ, क्या इसका आयतन इसके आयतन में अंतर नहीं है? तुम बताओ, इस बात को तुम निर्धारित करो। इसका आयतन और इसके आयतन में अंतर नहीं है मेरे भाई? आयतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आयतन बढ़ा भाई, ये वाला आयतन अधिक होगा। आयतन जो होगा, आयतन जो होगा ये वाला अधिक होगा कि नहीं होगा? और ताप से पहले का आयतन कम था। ठीक है मेरे भाई, गोपी कुमार कह रहे हैं नजदीक आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तुमने एक अलग प्रकार की विज्ञान पढ़ी है जिसमें सारा मामला उल्टा चलता है। अगर आप तुम ताप बढ़ाओगे ना तो ये नजदीक ही आएंगे। तुम अगर ताप बढ़ाओगे तो चीजें जमने लगेंगी। हम लोग सामान्यतः ताप बढ़ाते हैं तो चीजें क्या होती हैं, पिघलना शुरू होती हैं। लेकिन आप अगर ताप बढ़ाओगे तो नजदीक आने के कारण चीजें जमने लगेंगी, पानी जमेगा। है ना, बात समझ में आई? ताप बढ़ाने पर आपका पानी जमेगा। इसीलिए कहते हैं मेरे मित्र, क्लास पे फोकस करो, मैं कारण बता रहा हूं क्यों कारण है ये। है ना, ध्यान से समझो। बढ़ जाएगा आयतन, आयतन बढ़ा। आयतन कब बढ़ा मेरे मित्र? जब हमने ताप को बढ़ाया, यानी कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो आयतन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बात समझ में आई? आयतन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ठीक है मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, है ना, क्लियर है यहां तक? ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो तो एक बार यस कमेंट कर देना, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये तो रहा चार्ल्स का नियम। अच्छा, बताओ। क्लियर हो गया, बेहतरीन। ठीक, अच्छा, अब अगर हम देखें, क्लियर, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब क्या कह रहा है मेरे मित्र? अब बात आती है एवोगैद्रो के नियम की, यानी कि एवोगैद्रो लॉ की। ठीक है गुरु, ठीक, एवोगैद्रो लॉ की। चलो, एवोगैद्रो, अब इनका नाम तुमने सुना होगा मेरे भाई। एवोगैद्रो का नाम ने सुना होगा, बिना इनके नाम के सुने तो मामला ही नहीं बनता। इन्होंने मोल कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक, इन्होंने क्या दिया था? मोल कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए, अगर हम देखें तो एवोगैद्रो ठीक है दोस्त, एवोगैद्रो, अच्छा, कह रहे हैं, एक मित्र कह रहे हैं सर ऐसे ही बॉयल का और बता दो। तो एक मिनट देख लो, चलो बॉयल का भी देख लेते हैं, अगर तुम्हारी इच्छा है यार, हम सब कुछ करेंगे, परेशान का है। देखो, देखो, क्या कह रहा है कि बॉयल का नियम ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये कौन पूछ रहा था मेरे भाई? हाँ, ऐसे ही बॉयल का और बता दो, आकाश तालियां कह रहे थे। बॉयल का नियम क्या कहता है? एक निश्चित ताप पर गैस का दाब और आयतन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखो एक चीज, देखो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है ये। देखो क्या कह रहा है, टेम्परेचर को तुमने फिक्स कर दिया। टेम्परेचर को क्या कर दिया मेरे भाई? तुमने बॉयल के नियम के अनुसार टेम्परेचर क्या किया? फिक्स किया। ठीक, टेम्परेचर को, ताप को नियत कर दिया। अब देखो, जब तुमने ताप को नियत नहीं किया, यानी कि ताप बढ़ नहीं रहा है, ताप घट नहीं रहा है, ताप अपनी जगह पर निश्चित है। ठीक है, तो अगर ताप नहीं बढ़ रहा है
अगर ताप नहीं बढ़ रहा है मेरे भाई, तुम खुद सोचो, खुद सोचो, अगर ताप नहीं बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कणों के बीच में गतिज ऊर्जा भी नहीं बढ़ेगी। कणों के बीच में गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक बात बताओ, जब ताप बढ़ नहीं रहा है, जब ताप जब ताप नहीं बढ़ रहा है तो अब कणों के बीच में गतिज ऊर्जा भी नहीं बढ़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, जब ताप बढ़ नहीं रहा है यानी कि गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ने के साथ साथ अब क्या होता है कॉन्सेप्ट, ताप यदि बढ़ नहीं रहा है तो ताप क्या होगा, धीरे धीरे डाउन होगा। भाई टेम्परेचर देखो, तुमने चाय बनाई, चाय को खुले में रख दिया तो चाय क्या हुई, धीरे धीरे घटने लगी ना। आप इसको एक इंसुलेटर में भी रख दो, यानी कि एक बढ़िया वो जो टीन वाली बोतल आती है उसमें भी भर के रख दो, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि उसका तापमान घटने लगेगा। तापमान घटने का मतलब क्या हुआ मेरे मित्र, कि द्रव जो हुए, जो कण हुए, उनकी गतिज ऊर्जा में कण कण की गतिज ऊर्जा में कमी आई। ठीक है भैया, गतिज ऊर्जा में कमी आई, कमी आई। और किसके कारण आई, ये ताप के न बढ़ने के कारण आई। ये किसके कारण आई भाई, ताप के न बढ़ने के कारण कमी आई। तो अब जब गतिज ऊर्जा में कमी आई कणों के, तो इसका आयतन तो घटेगा ना मेरे भाई, आयतन घटेगा। अच्छा, अगर हम देखें तो आयतन यदि बढ़ रहा होगा तो सीधी बात है दाब घट रहा होगा, और अगर हम बात करें कि अगर दाब बढ़ रहा होगा तो आयतन घट रहा होगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गया बॉयल्स लॉ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। देखो अब क्या कहा मेरे भाई, एवोगैद्रो का नियम आया। एवोगैद्रो का नियम क्या कहता है कि अगर समान ताप और समान दाब है तो एक गैस के आयतन में उपस्थित सभी अणुओं की संख्या एक समान होगी। ये बात कही एवोगैद्रो ने, और एवोगैद्रो जाने भी जाते हैं केवल और केवल इसके लिए, एवोगैद्रो जाने जाते हैं केवल और केवल अणुओं के बारे में बात करने के लिए, अणुओं की संख्या के बारे में बात करने के लिए। ठीक, तो अब ये क्या कह रहा है मेरे मित्र, अगर हम देखें तो यदि, ठीक, गैस ने, इन्होंने क्या नियम दिया, यदि समान ताप एवं दाब, यदि समान ताप एवं दाब पर एक निश्चित आयतन में, एक निश्चित, ठीक है मेरे भाई, देखो ताप और दाब ये जरूर याद रखना कहाँ पे कौन सी चीज समान है। ठीक है, एक समान आयतन में, एक निश्चित आयतन में। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इसको आप एक निश्चित आयतन कर लो या एक समान आयतन कर लो। ठीक है मेरे भाई, एक समान आयतन, एक समान आयतन में, ठीक है मेरे भाई, एक समान आयतन में अगर हम बात करें तो सभी गैसों की अणुओं की संख्या, सभी गैसों में उपस्थित अणुओं की संख्या, गैसों में उपस्थित अणुओं की संख्या समान रहे। ये कही इन्होंने, उपस्थित गैसों, उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होगी, समान रहे। अब देखना बहुत ध्यान से, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट ये भी है, अणुओं की संख्या क्या रहेगी मेरे मित्र, समान रहे, समान रहे। ठीक है, ठीक सर, सीख गए इस बात को, नहीं सीखे तुम इस बात को, अभी तक नहीं सीखे, हम जानते हैं तुम जबरदस्ती कह रहे हो हम सीख, लेकिन वास्तविकता में नहीं सीख। हिमांशु चौहान, थोड़ा सा सब्र रखा जाता है मेरे मित्र, अगर बार बार यही हरकत करते रहोगे तो फिर कैसे पढ़ पाओगे, आप खुद सोचो।
मैंने आपको बता दिया है। हालांकि आपका कमेंट मेरे अलावा और कोई नहीं देख पा रहा है, तो आप जो कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, तो इस चीज से आप निश्चिंत रहो, आपका कमेंट और बच्चे नहीं देख पा रहे। ठीक है, मैं देख रहा हूं और मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपका नुकसान ना हो, है ना। हमको भी मालूम है यार, कौन सा नियम बाकी है, कौन सा नियम नहीं बाकी है। जो नियम आपके लिए जरूरी है वो सारे नियम मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो आप परेशान मत हो, बिल्कुल आप ध्यान से अपनी तसल्ली के साथ क्लास करो यार, अभी तो क्लास टॉपिक चल रहा है यार। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? देखिए, एवोगैड्रो ने क्या कहा कि यदि समान ताप एवं समान दाब है, यानी कि टेम्परेचर को भी इन्होंने कांस्टेंट कर दिया और दूसरा इन्होंने क्या किया, प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया, तब एक निश्चित समान आयतन में सभी गैसें, यानी कि देखो, एवोगैड्रो के नियम में तीनों चीजें फिक्स है। एक तो टेम्परेचर भी फिक्स है, समान ताप है, दूसरा दाब भी समान है, और तीसरा गैसों का अगर हम आयतन देखें तो वो भी एक समान है। तो जब सब कुछ एक समान होगा, स्वाभाविक सी बात है, अगर हमने कहा कि राम, श्याम और मोहन तीनों के पास क्या है, 3-3 रुपए हैं, यानी कि सबके पास समान रुपए हैं। एक बात बताओ, हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि राम, श्याम और मोहन तीनों के पास क्या है, समान रुपए हैं। क्या कहा, समान रुपए हैं। तो अब तुम एक बात बताओ मेरे भाई, भाई इनको देखो थोड़ा, ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या है यहाँ तक? देखो, अगर हमने कहा कि राम, श्याम और मोहन तीनों के पास समान पैसे हैं, समान रुपए हैं, तो अब तुम हमें एक बात बताओ, क्या राम, श्याम और मोहन के पास, मान लिया जितनी भी संख्या में रुपए होंगे, तो क्या उन रुपयों की संख्या बराबर नहीं होगी? हाँ या ना, यस और नो कमेंट करना। मैंने एक स्टेटमेंट दिया, हमने कहा राम, श्याम और मोहन के पास समान रुपए हैं, तो अब तुम हमें एक बात बताओ, क्या राम, श्याम और मोहन के पास रुपयों की जो संख्या होगी वो समान होगी कि नहीं होगी? होगी, यस और नो? हाँ, इंग्लिश में लिख रहा हूं मेरे भाई, क्यों परेशान हो, लिख रहा हूं, पहले ये बताओ बस, बस जस्ट ये बताओ, राम, श्याम और मोहन के पास रुपयों की संख्या बराबर होगी कि नहीं होगी, अगर उनके पास रुपए समान है तो? बोलो। ठीक है, हाँ, होगी सर। तो अगर आप इस बात को मानते हो, यस होगी, तो अब आप यहां पर देखो, टेम्परेचर समान, दाब समान, और यहां तक कि निश्चित समान आयतन, आयतन भी समान, तो गैसों में अणुओं की संख्या भी बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो ठीक उसी प्रकार से, अगर ताप, दाब एवं आयतन समान है, तो मेरे मित्र, गैसों में अणुओं की संख्या भी समान होगी। अगर हम देखें तो हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है मेरे भाई, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एनी फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस, एनी फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ gas will have will have the same number of atoms, will have the same number of atoms। क्लियर होगी भैया बात? इसी को हम कहते हैं एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे भाई? यहां तक बोलो, किसी को कोई समस्या? ठीक, चलिए, ठीक, ठीक, यहां तक क्लियर हो गई बात? बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे मित्र? ठीक है, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अच्छा,
अगले कॉन्सेप्ट पर क्या कहता है मेरा कॉन्सेप्ट, कहता है कि गैलू-सैक का नियम क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा गैलू-सैक, यानी कि वास्तविकता में तो इन्हें ध्यान से देखिएगा, गैलू-सैक का नियम, यानी कि इसको गै-लुसैक कहते हैं लॉ। ठीक है मेरे भाई, तो क्या कहते हैं गै-लुसैक का नियम। ठीक है भैया, कोई समस्या? चलिए, अगर हम इस नियम के बारे में देखें मेरे मित्र, क्या होता है गै-लुसैक का नियम। तो गै-लुसैक का नियम एक ऐसा नियम है जो बताता है कि गैस पर लगाया गया दाब, बात समझ रहे हो ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गै-लुसैक का नियम एक ऐसा नियम है जो ये बताता है कि गैस पर लगाया गया दाब किसी दिए गए द्रव्यमान का और स्थिर आयतन पर, देखो आयतन स्थिर है और द्रव्यमान सीधे गैस के पूर्ण तापमान के साथ बदलता है। बात समझ में आई? गै-लुसैक का नियम क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है, पहले ध्यान से सुन लो, फिर उसके बाद मैं लिखाऊंगा। गै-लुसैक का नियम क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिए कि एक गैस के द्वारा लगाया गया दबाव, मान लीजिए कि एक गैस है ऑक्सीजन, तो गैस ऑक्सीजन ने जितना प्रेशर लगाया, क्या लगाया, ऑक्सीजन ने जितना दबाव लगाया, तो वो उसके दिए गए द्रव्यमान का और एक आयतन का पूरे तापमान के साथ परिवर्तित होता रहेगा। क्या होगा, पूरे तापमान के साथ परिवर्तित होता रहेगा। यानी कि अगर हम देखें तो जो प्रेशर होगा वो प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो होगा, यानी कि गैस के दाब तथा तापमान का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, नियत होगा। कोई समस्या? ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ये जो गै-लुसैक थे ये कैसे वैज्ञानिक थे, ये भाई फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है मेरे मित्र, अगर हम देखें तो गै-लुसैक, पहले ध्यान से समझ लो इसको, गै-लुसैक जो थे ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, क्या थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अब देखो, अगर तुमको इनका कॉन्सेप्ट, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि मेरे भाई अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर का अनुपात निकालेंगे, यानी कि P/T करेंगे, तो ये कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही तो कह रहे हैं, अभी नहीं समझ में आई बात? देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो सन 1808 में, इन्होंने किस ईयर में किया था ये भी समझ लो, सन 1808 में इन्होंने ये कहा कि अगर गैस के द्वारा लगाया गया दाब, गैस के द्वारा द्वारा लगाया गया दाब, देखो मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी और आप समझ पा रहे होंगे, लगाया गया दाब। ठीक है मेरे भाई, गैस के द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा मेरे भाई, किसी दिए गए द्रव्यमान पर, किसके, गैस के। ठीक है मेरे भाई, किसी दिए गए द्रव्यमान, ठीक है गुरु, अब द्रव्यमान के साथ साथ कौन आ जाएगा, आयतन आ जाएगा मेरे भाई। ठीक, और और आयतन, आयतन, ठीक है मेरे भाई। ठीक, देखो, किसी दिए गए द्रव्यमान और आयतन पर रखा गया है अगर, ठीक है, द्वारा लगाया गया दाब द्रव्यमान और आयतन पर यदि रखा गया है तो गैस, रखा गया है। ठीक है भाई, ठीक है गुरु जी। अच्छा, तो क्या होगा मेरे भाई, तब क्या होगा, तो सीधे गैस के, तो सीधे गैस के, अब देखना, गैस के पूर्ण द्रव्यमान पर फर्क पड़ने वाला है। पूर्ण द्रव्यमान, पूर्ण द्रव्यमान क्या होगा गुरुजी, पूरे द्रव्यमान का मतलब गैस के पूर्ण द्रव्यमान और तापमान के साथ बदलता रहेगा। रुको, सुनो, ये पूर्ण द्रव्यमान नहीं, यहां पर हम क्या लिखेंगे, तापमान लिखेंगे, पूर्ण तापमान के साथ बदलेगा, के साथ बदलेगा। ठीक है भैया, देखो,
अगर तुम्हें ये पूरी समीकरण नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सीधा सीधा ये याद कर लो। आप सीधा सीधा ये भी याद कर सकते हो कि अगर हम देखें तो दाब एवं ताप का, दाब बटे दाब बटे ताप, दाब बटे ताप एक क्या होगा, नियतांक होगा। ठीक है, इतना याद कर लो बस, बहुत साफ सीधी बात है, तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी कि अगर इस लाइन का पूरा सिस्टम तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो इतना याद रखो कि जो दबाव होगा और जो ताप होगा उसका जो अनुपात होगा वो एक निश्चित आयतन पर फिक्स हो जाएगा। यानी कि एक निश्चित वॉल्यूम पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। किसका अनुपात, दाब और ताप का। अब इससे आसान और क्या समझ सकते हो, सीधी बात है, ये कह रहा है कि दाब और ताप का जो आयतन होगा अगर ये निश्चित हो गया तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्र, कोई समस्या। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो ग्राफ को समझने के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट आप ये लगा सकते हो कि अगर मेरे भाई ये फिक्स है, एक समान है, तो ये कुछ इसका ग्राफ आएगा। नीचे हम टेम्परेचर को रखते हैं, ताप को रखते हैं, ठीक है गुरुजी, और ऊपर क्या रखते हैं, दाब को रखते हैं, प्रेशर को रखते हैं। अब अगर हम बात करें तो अब ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये निश्चित होना चाहिए, यानी कि ये कुछ ऐसा होगा, ये होगा इसका ग्राफ। क्या होगा मेरे भाई, ग्राफ होगा। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई बात, ठीक, यहां तक मामला क्लियर हो गया। बताओ, किसी को कोई दिक्कत। स्लैग का नियम, ये क्या हो गया मेरे भाई, उस स्लैग का नियम। ठीक है मेरे भाई, है ना, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आप इसको रिपीट करना, एक बार पढ़ना, कुछ ना याद रहे ना तो तुम सीधा इतना याद रखना, दाब बटे ताप बराबर नियतांक, और ये ग्राफ याद रखना। इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं आएगा। परिभाषा आती नहीं है, परिभाषा आपको समझाने के लिए। ठीक है मेरे भाई, ठीक, कोई समस्या यहां तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, किस पर, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पर। किस पर बढ़ेंगे मेरे भाई, डाल्टन के नियम पर बढ़ेंगे, यानी कि डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। ठीक है मेरे, यानी कि जिसको डाल्टन का नियम कहते हैं, डाल्टन का नियम कहते हैं। ध्यान से देख लो, ये आज का क्लास होगा और कल हम सिलेबस अपना पूरा करेंगे। थोड़ा सा क्लास कल लंबी होगी आपकी, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे मित्र। कल आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी जिसमें हम पूरा कंप्लेंट, जिसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे कार्बन और जो गैसेस का बचा हुआ पार्ट है ना, और इसके साथ ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है मेरे भाई, डाल्टन का नियम, ठीक है दोस्त। अच्छा, अगर हम देखें तो डाल्टन का नियम क्या कहता है, ठीक है, डाल्टन ने क्या नियम दिया, डाल्टन ने नियम ये दिया कि मेरे भाई ये जो अक्रिय गैसें हैं, जो आपके 18वें समूह में पाई जाने वाली गैसें हैं, 18वें समूह में जो पाई जाने वाली गैसें हैं, ये किस तरीके से व्यवहार करती हैं, इनके व्यवहार को लेकर बात हुई है। ठीक है मेरे मित्र, क्यों ठीक है भैया, कोई समस्या। हाँ, कल लास्ट क्लास होगी केमिस्ट्री की, तुम भी छुट्टी हम भी छुट्टी। ठीक है मेरे भाई, डाल्टन के अनुसार क्या हुआ, इन्होंने बस सीधी सी एक बात कही, डाल्टन के अनुसार जो अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें क्या होती हैं, स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती हैं। ठीक है भैया, स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती हैं, व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसको तुम ऐसे भी समझ लो, प्रदर्शित करती हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ मेरे को, अगर
कोई भी इंसान के पास पर्याप्त रुपए पैसे हैं तो वो स्वतंत्र रूप से ही बातचीत करेगा ना। अब मान लो तुम्हारे पास, तुम दो दोस्त हो, तुम्हारे दो दोस्त हैं और एक क्या करते हैं मेरे भाई, एक के पास भरपूर मात्रा में पैसा है और एक के पास पैसा नहीं है। तो जिसके पास पैसा नहीं है वो जब पैसे वाले के पास जाएगा तो पैसे वाले का व्यवहार कैसा होगा उसके प्रति? हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा भी हो, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसका व्यवहार निश्चित ही अच्छा होगा, उसके पास बुरा व्यवहार रखने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो डेल्टन ने भी यही बात कही कि जो अक्रिय गैसें हैं भाई, अक्रिय गैसों का हिसाब किताब क्या है, ये 18वें ग्रुप में पाई जाती हैं और 18वें ग्रुप के साथ साथ इनका अष्टक क्या होता है, पूरा होता है। इनका अष्टक पूरा होता है और जब इनका अष्टक पूरा होगा तो ये स्वतंत्र रूप से व्यवहार प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अगर ये स्वतंत्र रूप से व्यवहार प्रदर्शित करेंगी तो ये मिश्रण के साथ अप्रभावी भी रहनी चाहिए। बिल्कुल गुरुजी, ये किसी भी मिश्रण के साथ आप इनको रख दो, ये मिश्रण के साथ अप्रभावी ये मिश्रण के साथ अप्रभावी रहेंगी, यानी कि मिश्रण का इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आई? अप्रभावी रहेंगी। अंग्रेजी में लिख दूं मैं? ठीक है गुरुजी, अंग्रेजी में लिख दीजिए। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन all noble gases exist in a free state, exist in या shows free behavior, या ये लिखो shows free behavior। ठीक है बाबूजी, free behavior and the mixture do not and mixture do not have any effect on them, have any effect on बात क्लियर होगी, सीधा मामला। ठीक है मेरे मित्र, सर ऑल नोट्स को सेपरेट करके अपलोड कर दीजिए। अपलोडेड है पीडीएफ फॉर्म में, है ना, टॉपिक वाइज देख लेना। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? तो मेरे मित्र आज हो चुका है समय समाप्त। और याद रखिए कल हमको क्या करना है, कल हम गैस का थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन करेंगे, गैस का रिमेनिंग पार्ट कर लेंगे, है ना। कल हो सकता है आपकी 2 घंटे की क्लास हो, क्योंकि कल ही हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, बायो आपकी मंडे से लगेगी, तो कल हम गैस का रिमेनिंग पार्ट करेंगे और गैस के रिमेनिंग पार्ट के साथ साथ हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पूरी तरीके से कवर करेंगे। जो मेन पार्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वास्तविकता में तो बहुत बड़ा चैप्टर है मेरे भाई। अगर आप देखोगे तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार से बटा हुआ है, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो अक्सर आपसे पेपर में पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम इस पूरे टॉपिक को कल समाप्त करके अपना सिलेबस क्या करेंगे, फिनिश करें। कल हमारे सिलेबस का आखिरी दिन होगा मेरे मित्र। इसके बाद केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी असिस्टेंट लोको पायलट के बैच में। बायो आपको भावना मैम पढ़ाएंगे मेरे भाई, है ना। आप लोगों ने आज तक मेरा बहुत बेहतरीन साथ दिया, है ना। जिन बच्चों को समस्याएं थी, दिक्कत थी, अब उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। हालांकि उनसे भी बस यही कहना चाहूंगा कि आप अभी समय है, 1 महीने 1.5 महीने का समय है पेपर के लिए आपके पास, तो आप बहुत अच्छे से सिलेबस कवर कर लो। समस्याएं, वाद विवाद, ये तो सारी चीजें भविष्य में चलती रहेंगी, लेकिन पहले सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, चयन इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे मित्र, और जिन साथियों को मेरा पढ़ाया हुआ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया उन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र बहुत लगातार मेहनत के साथ आप बने रहिएगा, लगातार आप मेहनत करते रहिएगा, निरंतर क्लास को देखते रहिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले पेपर में। ठीक है मेरे भाई,
जो बच्चे हमें समझते हैं वो मेरी इस बात को जरूर मानेंगे। आप एक कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मित्र अगर निरंतरता नहीं होगी तुम्हारे अंदर तो तुम ये बात मान लो और इस बात को एक्सेप्ट भी करो, ठीक, कि आप सिलेक्शन की रेस में नहीं आ पाओगे। सिलेक्शन वही बच्चा लेता है जो निरंतरता के साथ पढ़ता है, जो निरंतर एक कॉन्टिन्यूअस अभ्यास के साथ चलता है। वो बच्चे कतई सिलेक्शन नहीं ले पाते जिन्होंने आज पढ़ा फिर कल नहीं पढ़ा फिर परसों नहीं पढ़ा। हालांकि मैं जानता हूं आज की क्लास में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने क्लास भी नहीं देखी और वो डायरेक्ट केवल कमेंट करने आते हैं कि नहीं आ रही केमिस्ट्री समझ में, है ना। तो उन लोगों से भी यही कहना चाहता हूं, आप क्लास देखो, समझो, ना आए डाउट पूछो जेन्युइन तरीके से, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके केवल इतना कहने से काम नहीं चलने वाला कि हमें समझ में नहीं आता। अगर आप ये कह रहे हो कि हमें समझ में नहीं आता तो दिक्कत इस बात से है ही नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात से है जो चीज आपको समझ में नहीं आती, जो चीज आपके लिए कठिन है, वो चीज दूसरों के लिए बहुत आसान है। दूसरे बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और दूसरे अगर समझ रहे हैं तो वो तुमसे आगे हैं पेपर में। यकीन मान लो रिजल्ट तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, रिजल्ट में आप जब डिफीट खा रहे होंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमने समझने का प्रयास नहीं किया था, जिन्होंने समझा उनका सिलेक्शन हो गया। बात समझ में आई। इस चीज से दिक्कत नहीं है मेरे को कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। देखो, मेरा काम तो अपनी तरफ से पूरा हो गया भाई। अगर अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो तुमने मैसेज किया है कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपकी व्यक्तिगत समस्या है। और आपको समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत इस बात से नहीं है, क्योंकि दिक्कत देखो, आपका सिलेक्शन रुकेगा किस कारण से कि आपको नहीं समझ में आ रहा लेकिन दूसरे को तो आ रहा है ना, दूसरा तो तुमसे आगे बढ़ रहा है लगातार। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, जो चीज तुम्हारे लिए कठिन है वो दूसरों के लिए आसान है, यही चीज तुम्हारे सिलेक्शन में बाधा बनेगी। तो इसलिए समझिए, समझने का प्रयास करिए, मेहनत करते रहिए, आगे अपनी तैयारी करते रहिए। सर जी अलग से भी केमिस्ट्री पढ़नी होगी, भैया प्रभात कुमार कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, आप इसी को कवर करना बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आपको एज इट इज कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब कुछ देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत प्यार से पढ़ाई करेंगे। कल हमारी लास्ट क्लास होगी और उसके बाद आपकी सोमवार से बायो शुरू। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।